Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और my dear last lecture में हमने बात की थी न्यूटन फर्स्ट लॉ की और आज हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक जनरल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किन किन कंडीशंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। तो माय डियर अपन ने लास्ट लेक्चर में इसकी बात की थी और वहां मैंने आपको बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कब अप्लाई होता है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर हम नेट फोर्स जीरो कर देते हैं और ये ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अगर किसी सिस्टम पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है और नेट फोर्स जीरो नहीं है तब क्या होगा? उस कंडीशंस में हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हैं। लेकिन वो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगा? तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स उस सिस्टम के, उस बॉडी के, उस पार्टिकल के मोमेंटम पर अफेक्ट करेगा, उसके मोमेंटम को चेंज करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स उसके मोमेंटम को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो ये मोमेंटम होता क्या है और ये मोमेंटम किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। तो जो मोमेंटम है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है और दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम पार्टिकल के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ठीक मैं आपको बताऊं, सपोज दैट एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल और एक कार और एक ट्रक किसी पहाड़ पर एक कांस्टेंट हाइट से आपने छोड़ दिया। अब वो मूव करते हुए नीचे आ रहे हैं, तो माय डियर किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? तो आप देखोगे कि साइकिल का मोमेंटम कम होगा और वहीं मोटरसाइकिल का मोमेंटम ज्यादा, कार का मोमेंटम और ज्यादा, ट्रक का मोमेंटम और ज्यादा। तो मोमेंटम एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं, हमारे पास तीन अलग अलग मोटरसाइकिल्स हैं जिनके मास सेम है, लेकिन एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और एक की 30 मीटर पर सेकंड है। मास सेम है। तो अब मोमेंटम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। 10 मीटर पर सेकंड वाले का मोमेंटम कम होगा, 20 वाले का ज्यादा होगा और 30 वाले का मोमेंटम और ज्यादा होगा। तो ये जो मोमेंटम होता है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मास के प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है। तो इट मींस मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं यूं कह दूं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से और मास m और वेलोसिटी v। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और माय डियर ये जो लीनियर मोमेंटम है इसका डायरेक्शन हम कैसे शो करेंगे? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही होगा डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ देख लिख देते हैं पॉइंट कि लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन और मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ momentum, direction of momentum is in the direction of velocity। ओके, अच्छा इसकी अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा mL/t-1, mL/t-1। तो ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स है वो किसी भी बॉडी पर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो उसके मोमेंटम को चेंज करता है, और मोमेंटम डिपेंड्स करता है मास पर और वेलोसिटी पर, इनके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे लीनियर मोमेंटम की इसको डिफाइन करवाता हूँ तो इसको सिंपली अपन डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equal to the product of mass and its velocity। linear momentum of a body is equal to the product of mass and its velocity। ठीक है, अच्छा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा था माय डियर कि ये जो मोमेंटम है, जब एंगुलर मोशन होता है, किस तरह का मोशन? एंगुलर, इट मींस रोटेशन, तो वहां पे हम लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन, इन केस ऑफ रोटेशन, इन केस ऑफ रोटेशन in case of rotation, use of angular momentum। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, इसकी भी हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की आगे जो चैप्टर आएगा रोटेशन वाला उसमें। ठीक है, ये एक्सियल वेक्टर होता है और ये लीनियर मोमेंटम की अभी अभी बात चल रही है। तो लीनियर मोमेंटम जैसे सपोज दैट अपने पास, अच्छा एक चीज और अपन यहाँ पे आपके सामने एक और चीज की बात कर लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, है ना। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम P and kinetic energy।
क्या रिलेशन होता है बताओ जल्दी फटाफट से। तो लीनियर मोमेंटम p और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन अगर अपन निकालना चाहते हैं तो k इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माय डियर k इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। इट मीन्स p इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2km, अंडर रूट 2km। तो इट मीन्स मैं यूं कहूं कि p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू अंडर रूट k1 अपॉन k2। तो इसकी भी हम बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो अभी आगे चलते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ पर। न्यूटन सेकंड लॉ की अब बात कर लेते हैं। तो माय डियर यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है और अब हम देखेंगे, अभी हमने बात की कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, और उसके लिए हमने क्वांटिटी ली मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लेकिन मास ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या मोमेंटम या किसी और पर भी डिपेंड करता है? तो इस चीज का जवाब हम न्यूटन सेकंड लॉ में देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कैसे हम देख रहे हैं। तो अभी मेरे पास फोर्स F1 2 kg, मास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो मोमेंटम है, वो है माय डियर कितना 20 जो इनिशियल मोमेंटम है वो इसका हो गया कितना 20 kg इंटू मीटर पर सेकंड। और इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो हो गया कितना, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 40 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो हुआ कितना, चेंज इन मोमेंटम है अपना कितना 40 माइनस 20 यानी कि 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस वाली कंडीशन में अगर हम टाइम इंटरवल देखते हैं तो टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड में मोमेंटम चेंज। अच्छा, यहाँ पे मोमेंटम कितना है, यहाँ पर जो मोमेंटम है वो है इसका कितना 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो मोमेंटम है वो 3 to the 60 यानी कि ये है 60 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये जो मोमेंटम चेंज है, मोमेंटम चेंज जो है वो कितना है 60 माइनस 20 यानी कि 40 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। और टाइम इंटरवल इसमें भी कितना है 5 सेकंड। तो माय डियर ये बताओ कि ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है इन 5 सेकंड 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और ये 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो हमें किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या दोनों में सेम फोर्स लगाना पड़ेगा? टाइम इंटरवल सेम है तो आप देखोगे कि जिसमें मोमेंटम चेंज ज्यादा उसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और मोमेंटम चेंज कम तो फोर्स कम। यानी कि जो फोर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम। और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम ज्यादा चेंज, मोमेंटम में ज्यादा चेंज ज्यादा फोर्स, कम चेंज कम फोर्स। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है हमारा कितना 20 मीटर पर सेकंड, 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे पी फाइनल कितना है, पी फाइनल है हमारा कितना 40 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज है वो मोमेंटम चेंज हमारा है कितना 40 माइनस 20 यानी कि 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और टाइम इंटरवल कितना है, तो यहाँ पे मैंने टाइम इंटरवल ले रखा है कितना 2 सेकंड, टाइम इंटरवल कितना 2 सेकंड।
और यहाँ पे भी मोमेंटम चेंज कितना है, तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज है 20 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो मैंने ले रखा है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो अब मुझे जरा सोच के बताओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था माय डियर, मोमेंटम चेंज सेम बट टाइम इंटरवल अलग अलग। इसको हमें 2 सेकंड में चेंज करना है और इसको 5 सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितनी जल्दी हमें मोमेंटम चेंज करना है उतना फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और कम तो कम फोर्स, वो मोमेंटम टाइम इंटरवल कम, टाइम इंटरवल कम फोर्स ज़्यादा, टाइम इंटरवल कम फोर्स लगाना पड़ रहा है ज़्यादा, और टाइम इंटरवल ज़्यादा तो फोर्स लगाना पड़ रहा है कम। यानी कि जो फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अब यहाँ से दो चीजें हैं, एक तो फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अब इसका मतलब कि जो F है नेट, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इसका मतलब सीधे हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। तो इसका मतलब F नेट एक्सटर्नल is equal to K delta P upon delta T. Here K is equal to 1 in all unit system. K एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू किसी भी यूनिट सिस्टम में इसको लेते हैं तो 1 होती है, ठीक है। Here K is equal to 1 unit in all unit system। तो इसका मतलब सीधे सीधे नाउ F नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब अपन स्टेटमेंट इसका लिख सकते हैं। यूनिट इसकी हो गई क्या, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन बन गया वो हो गया ML/T-2। ओके, तो अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट यहां से अपन लिख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट क्या, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल ऑफ रेट ऑफ मूवमेंट चेंज इन मोमेंटम। तो मैं ये सही सीधे सीधे ये कहूं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the directly proportional to the force of external force, ठीक है। it states that states that the rate of change in rate of change in momentum, rate of change in momentum या लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हैं अपन, in momentum
momentum is directly proportional to the impressed force, is directly proportional to the impressed force, is change in momentum of the body, change in momentum of body is directly proportional to directly proportional to the change, directly proportional to the impressed force, proportional to the impressed force, ठीक है। एंड और इसका डायरेक्शन क्या होगा माय डियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स, और इसके अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, अप्लाइड फोर्स है ना, एंड द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट है ना, और इसके अगर अपन डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंड इज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड इज मेड in the direction of straight line, made and is made in the direction of straight line in which force is impressed, in which force impressed on it, ठीक है। तो सिंपल सी चीज देखो, स्टेटमेंट आपने क्या लिखा उससे थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, आप इस चीज पे ध्यान दो कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, अब हमने बात की थी मोमेंटम की, तो जो अगर किसी सिस्टम पर कोई अनबैलेंस्ड, सेकंड लॉ हम कब अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ कब अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सेकंड लॉ कब अप्लाई करते हैं, जब सिस्टम पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता है, और जब अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता है तो वो मोमेंटम में चेंज करता है, और वो अनबैलेंस्ड फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ को अब हम आगे भी ले जा सकते हैं, तो इसको एक बार आप नोट करो और फिर मैं इसको आगे बताता हूं आपको। मैं क्या कह रहा था, इसको आगे लेके चलते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब अगर मैं आपसे यूं कहता हूं कि स्मॉल टाइम इंटरवल, अगर टाइम इंटरवल एक्सट्रीमली स्मॉल है फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंट ऑफ टाइम f is equal to limit delta t tends to 0 delta p upon
डेल्टा टी। तो इसको अपन लिख सकते हैं F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ठीक है, dp अपॉन dt। अब यहाँ से भी दो अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। दो अलग अलग कंडीशंस कौन कौन सी बनेंगी? दो अलग अलग कंडीशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है, अब यहाँ से फॉर कांस्टेंट मास और एक वेरिएबल मास। फॉर कांस्टेंट मास, कांस्टेंट मास इट मींस m इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात कर रहे हो आप। सिस्टम मोमेंटम चेंज हो रहा है लेकिन के ओनली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे सिस्टम्स के लिए हम क्या करते हैं, f इज इक्वल टू p d ओवर dt, और p हमारा हो गया क्या, mv। अब हमारा चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, मास में नहीं। तो मास को अगर मैं बाहर कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा m dv अपॉन dt, और ये होता है रेट ऑफ वेलोसिटी जो होता है, ये होता है एक्सीलरेशन। तो f इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma, और a इज इक्वल टू f m। ठीक है, यहाँ से अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट वही अपनी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। अच्छा इधर आ जाते हैं, यहाँ यूनिट यही लिख दे रहा हूँ, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब फॉर वेरिएबल मास, वेरिएबल मास देखो, वेरिएबल मास यानी कि m डज नॉट कांस्टेंट, और अगर m कांस्टेंट नहीं है इट मींस इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। और इसका भी अगर हम डिफरेंशियल लेंगे तो इसका डिफरेंशियल अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू d ओवर dt mv, मास इनटू वेलोसिटी, और f इज इक्वल टू m को छोड़ के v का डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, dv अपॉन dt, और प्लस v को छोड़ के मैंने डिफरेंशिएट कर दिया m को। तो ये, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये और भी आगे हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले कांस्टेंट मास यानी कि m कांस्टेंट देखेंगे, उसके बाद फिर हम वेरिएबल मास की तरफ चलेंगे। काफी लॉन्ग हमारा ये टॉपिक है। तो यहाँ पे हम न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे हम कंसेप्ट अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो सेकंड जो लॉ है वो हम कब अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है माय डियर, 50 न्यूटन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, 30 न्यूटन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है, और 20 न्यूटन है इट मींस एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। तो डेफिनेटली अब हम सेकंड लॉ का यूज करेंगे और मोमेंटम में चेंज। तो इसको हम दो डिफरेंट मेथड से देख सकते हैं। फर्स्ट मेथड अगर मैं लेता हूँ तो F जो एक्सटर्नल फोर्स है, F नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे F नेट एक्सटर्नल हो गया अपना 50 आई कैप और माइनस 30 आई कैप। ठीक है, अच्छा, और मोमेंटम चेंज हो गया P फाइनल M, P इज इक्वल टू mv होता है, तो m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन डेल्टा t, है ना। तो ये अपना कितना हो गया 20 आई कैप, और यहाँ पे अगर मोमेंटम की मैं बात करता हूँ तो ये हो गया 2v2 माइनस mv, तो ये कितना हो गया 2 5 जा 10 आई कैप अपॉन 5, तो 5 टू जा 100, तो ये हो गया 100 आई कैप और 2v2 और माइनस 10 आई कैप, राइट। तो 10 इधर ले लेंगे तो 110 हो जाएगा, तो
मीटर पर सेकेंड। और अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड फॉर्मूले से जाते हैं तो F इज इक्वल टू F नेट एक्सटर्नल अपॉन M, A इज इक्वल टू F अपॉन M। तो A इज इक्वल टू F हो गया हमारा कितना 20 I कैप और M 2, इसका मतलब ये हो गया 10 I कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने V निकालना है, V इज इक्वल टू U प्लस AT यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो V निकालना है अपन को, U अपना कितना है 5 I कैप और प्लस A 10 I कैप इंटू T कितना है अपना, कितने सेकंड में निकालना है 5 सेकंड में निकालना है। तो 5 50 55 55, तो ये हो गया 55 I कैप। तो यहाँ पे देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज मेरे को बताने से मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। यहाँ मेन चीज जो समझने वाली जो है वो है क्या कि F जो एक्सटर्नल फोर्स था वो डज नॉट जीरो, और डज नॉट जीरो इट मीन्स हम लगाएंगे सेकेंड लॉ। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करते हैं। थर्ड लॉ की और बात कर लेते हैं माय डियर, मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है इसका और हम अप्लाई करके दिखाते हैं इसको। तो एवरी एक्शन हैव अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई एक्शन फोर्स तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट बताया, ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट पर हमने रख दिया एक ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक का मास m है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये ब्लॉक इस रिजिड सपोर्ट के कांटेक्ट में, तो यहाँ अब दोनों सरफेस के बीच में लगेगा कांटेक्ट फोर्स। तो ये जो ब्लॉक है ये रिजिड सपोर्ट पर लगाता है n, यानी कि एक्शन फोर्स, और इसका रिएक्शन जो है ब्लॉक पर n, तो ये हो गया इसका रिएक्शन। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। इसको हम कौन से फोर्स से भी जानते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से भी जानते हैं। तो ये हमारा था कौन सा फोर्स, एक्शन फोर्स था, एक्शन, और इसका रिएक्शन, ठीक है। और अपोजिट एंड इक्वल, एवरी एक्शन हैव अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अब और दूसरा केस ले सकते हो, तो यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि स्ट्रिंग और मासलेस स्ट्रिंग, इससे एक ब्लॉक अटैच है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ब्लॉक का वेट मास m और ब्लॉक का वेट काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ब्लॉक और स्ट्रिंग के बीच में कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्स, तो ब्लॉक ने एक्शन किस पर, स्ट्रिंग पर, ब्लॉक ने स्ट्रिंग को किधर खींचा, डाउनवर्ड, टी फोर्स, यानी कि एक्शन ऑन स्ट्रिंग, एक्शन ऑन स्ट्रिंग। और इसका रिएक्शन, तो ब्लॉक ने भी स्ट्रिंग पर, स्ट्रिंग ने भी ब्लॉक पर उतना ही फोर्स लगा दिया, तो ये एक्शन ऑन स्ट्रिंग, और ये हो गया रिएक्शन, रिएक्शन ऑन ब्लॉक। और भी ये यहाँ पे भी कांटेक्ट में है, तो इस स्ट्रिंग ने सपोर्ट पर टी, एक्शन ऑन सपोर्ट, और इसका रिएक्शन ये लग गया स्ट्रिंग पर, रिएक्शन ऑन स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोई भी फोर्स हो,
कोई भी फोर्स हो, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं, ये हमारे पास एक सरफेस है और मास m, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, सपोज दैट। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्रिक्शन सरफेस, ये जो रफ सरफेस है, ये फ्रिक्शन लगाएगा ब्लॉक पे, और ब्लॉक इस रफ सरफेस पर, तो एक्शन और एक्शन का रिएक्शन। तो जैसे ही ये ब्लॉक जो है मूव करता है, तो ये जो सरफेस है ये ब्लॉक पर एक्शन ऑन सरफेस, एक्शन ऑन सरफेस, और इसका जो रिएक्शन है एक्शन ऑन ब्लॉक, सॉरी एक्शन ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन, है ना। और ये रिएक्शन ऑन सरफेस, तो ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। तो अभी मैं किसी भी फोर्स की बात करूंगा, इट मींस फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर, फोर्स इज वर्क ऑलवेज इन पेयर, हमेशा पेयर में होता है, कभी भी एक सिंगल फोर्स नहीं हो सकता है। वर्क इज ऑलवेज वर्क, फोर्स इज वर्क ऑलवेज इन पेयर, वन इज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों, दूसरा पॉइंट क्या है, अपोजिट एंड इक्वल, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट। अच्छा, एक और मैं पॉइंट बता रहा हूं, अपोजिट इन डायरेक्शन। एक और पॉइंट की क्या बात कर रहा था मैं, कि ये जो फोर्स है ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एक्शन हुआ किस पर, एक्शन ऑन सरफेस, सरफेस सपोर्ट, एक्शन ऑन रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट, और रिएक्शन ऑन ब्लॉक। तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, एक सपोर्ट पे लगा, एक ब्लॉक पे लगा, एक ब्लॉक पे लगा और एक स्ट्रिंग पे लगा, एक स्ट्रिंग पे लगा और दूसरा सपोर्ट पे लगा, सपोर्ट पे और स्ट्रिंग पे। ऐसे ही यहाँ पे एक सरफेस पर और एक ब्लॉक पर, तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं। तो ये, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन, बोथ एक्शन एंड रिएक्शन work on different object, different object। आप सोच रहे होगे कि जल्दी क्यों कर रहे हैं, तो वीडियो होता जा रहा है।